मधुपुर गांव में रघु सेठ नाम का एक आदमी रहता था। वो बहुत दुष्ट था। गरीब का जमीन को बहुत चालाकी से हड़पना उसका काम था। वो यही सब करके गांव में एक आलीशान मकान बना लिया था। गांव की अधिकांश लोगों की मजबूरी की फ़ायदा उठाकर आराम से पैसा वसूल करता था और गांव का अधिकांश लोगों ने ना चाहकर भी रघु सेठ का गुलाम हो चुके थे। वो तिजोरी में उसका पैसा और सोने को देखकर बहुत खुश होता है। वो सोचता है ये पैसा और दौलत से मेरा परिवार बहुत खुशी से जिंदगी भर बिताएंगे। लेकिन रघु सेठ का एक बेटा था। वो दिन में आधा टाइम जुआ खेलने में बिता देता था। तिजोरी से पैसा चुराकर जुआ खेल रहा था। इसीलिए रघु सेठ अपना बेटे के लिए बहुत चिंतित है। एक दिन सुनो सुजाता, राजेश और दिन तिजोरी में पैसा निकालेगा तो मैं एक दिन भिखारी हो जाऊंगा। ऐसे बात मत बताओ। अरे सुजाता, तुमको मालूम है तुम्हारा बेटा इतना पैसा लेकर क्या कर रहा है? मेरे को मालूम है, वो कुछ अच्छा काम में लगा देती होगी। नहीं नहीं सुजाता, तुम्हारा बेटा इतना पैसा लेकर अपना दोस्तों को साथ मिलाकर दारू पीता है और जुआ खेलता है, सब पैसा उड़ा देता है। अरे उसका उम्र है ऐसा, हम लोग क्या कर सकते हैं? वो भी तो हमारा बेटा है ना, अभी तो वो बच्चा है। अरे उसका उम्र 22 साल हो गया है और तुम बोल रहे हो अभी बच्चा है। मेरे को कुछ मालूम नहीं है। जाओ तुम्हारी तिजोरी का पास उधर बैठो, मैं जा रहा हूँ। सुजाता रघु सेठ की ऊपर गुस्सा होके उधर से चला जाता है। सुजाता को क्या मालूम है मैं इस तिजोरी को पूरा करने के लिए कितना मेहनत करता हूँ और मेरा बेटा तो मेरे ही धोखा दे रहा है। रघु सेठ जो कि अपना आधा सी जिंदगी पैसे को जमा करने में गुजर चुका है, वो अपने तिजोरी को खाली होने देख नहीं पा रहा था। इसीलिए वो गरीब मजदूर लोगों की तलाश कर रही थी। सुबह हो गया। रघु सेठ श्यामपुर गांव की तरफ चल पड़ी थी। रघु सेठ जा रहा था। उसकी रास्ता में रघु सेठ का सब लोग सलाम कर रहे थे, क्योंकि रघु सेठ की खेतों में वो लोग काम कर रहे थे और महीने की पगार मिलती थी जो इनकी मेहनत की आधी होती थी। लेकिन इसमें भी सब लोग खुश होते, क्योंकि गांव में और कहाँ भी कुछ काम नहीं मिलता था। उस गांव में रघु सेठ को एक मानने वाला आदमी था। वो उसका नाम था बीजू। बीजू की नज़र गांव की घूमे वाला रघु सेठ का ऊपर पड़ा। प्रणाम सेठ जी, बताइए क्या सेवा करूँ आपकी? अरे बिरजू, तुम हो? मैं सोच रहा था गांव की और कोई गरीब परिवार में मदद करने के लिए मेरे पास आया है। जैसे भी सेठ जी, गांव में सब ठीक ठाक चल रहा है। आपकी वजह से गांव में खाना पीना को कोई मुसीबत नहीं है। लेकिन सेठ जी, यही पास में भोला की घर है। भोलू का परिवार 4-5 दिन से कुछ खाना नहीं खाया। आप चाहे तो उसका थोड़ा मदद कर दीजिए। लेकिन बिरजू, वो तो मेरा पास गया नहीं। क्या अभी भी उसका घमंड है? नहीं सेठ जी, आप कुछ देंगे तो पूरा जमीन ले लेंगे, इसीलिए वो गया नहीं। अरे उसको उसी जमीन में तो मैं नौकरी देता, अच्छा खाना पीना के लिए पैसा तो मिल जाता। खाने के लिए पैसा मिल जाएगा तो फिर जमीन क्या जरूरत है? ठीक है सेठ जी, मेरा उधर बहुत काम है। आपका जमीन से मेरे को अभी धान उगालना होगा। मैं चलता हूँ सेठ जी। ठीक है। उधर मजदूर को भी थोड़ा ध्यान देना होगा। ठीक है सेठ जी, मैं चलता हूँ।
बिरजू ये कहकर उधर से चला जाता है। लगता है मेरे को भोलू का साथ भेंट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा उसका कैसा आक्कड़ है। वो मेरे को मदद मांगने नहीं आया, मन मर जाएगा लेकिन अपना बंजर जमीन को मेरे को नहीं देगा। कुछ भी हो जाए मैं उसको जमीन लेके ही रहूँगा। रघु सेठ भोलू का घर जाता है। उसका घर के एक भी सामान नहीं था, एक ही छत था। भोलू एक पुरानी चादर में लेटा हुआ अपना आखिरी सांस गिन रहा था। उसका पत्नी सुशीला और उसका बेटा संजीव पास में खड़ा था और रो रहा था। प्रणाम सेठ जी, इस गरीब की झोपड़ी में कैसे आना हुआ? अरे सुशीला, भोला इतना बीमार है, तुम क्यों नहीं आई मेरी मदद के लिए? इसका अच्छा इलाज तो कर देती। जी, संजीव के पापा का कहना है खेत नहीं बेचेंगे, आगे जाकर संजीव खेत संभालेगा। वो तो ठीक है सुशीला, लेकिन जो तुम्हारा पति भोला वो तो खेत नहीं चला सकता है, और तुम्हारा 11 साल की बेटा क्या खेत संभालेगी? मैं तुमको एक सलाह देती हूँ सुशीला, तुम खेत मेरे को बेच दो और अच्छा जिंदगी जियो और अपना बेटा को अच्छे से स्कूल में भर्ती करवा दो। तुम मेरे खेत में काम करेगी, घर चलाने के लिए पैसे तो निकल जाएगा, और क्या चाहिए तुमको? आप सही बोले सेठ जी, लेकिन संजीव की पापा उस बात में सहमत नहीं होंगे। तुम अच्छे से सोच लो, जब खेत बेचो कि मेरे को बता देना। ये कहकर रघु सेठ उधर से चला जाता है। भोला की परिवार बहुत उम्मीद के साथ उसको देख रहे थे। आप भले ही पुरखों की खेती को बेचने की नहीं सोचा, पर हमारी गरीब इतनी बढ़ गई है कि हमारे लिए वो काल बन चुकी है। यदि हम उसे नहीं बेचेंगे तो मुझे और हमारा बेटों को कुछ साल में निपट जाएंगे। अब आप कुछ बोलते क्यों नहीं हो? मैं जा रहा हूँ वो रघु सेठ को ज़मीन बेचने के लिए। कम से कम इस भूख वाला जिंदगी से तो कम से कम छुटकारा मिलेगा। भोलू का पास इतना भी ताकत नहीं था। वो उठकर जोर से बोले। बहुत ताकत लगाकर भोला बोलता है, माफ़ कर देना सुशीला, मैं तुम सबको ज़रूरत का पूरा कर नहीं पाया और तुझे इस हालत में छोड़कर जा रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम ज़मीन बेच दो। रघु सेठ अच्छा आदमी नहीं। भोला ये कहकर अपना आखिरी दम तोड़ देता है। सुशीला बहुत जोर रोता है। उसके पास में खड़ा भोला का बेटा भी बहुत जोर रोता है। अगली सुबह सुशीला रघु सेठ के पास अपनी ज़मीन को कागजात लेके जाता है। सुनकर दुख हुआ कि भोला अब नहीं रहा। तुम क्या निर्णय लिया है? क्या खेत बेचने के लिए तैयार हो? जी सेठ जी, संजीव के पापा आखिरी सांस में भी ज़मीन बेचने के लिए मना कर रहे थे, लेकिन संजीव के लिए ये ज़मीन बेचना पड़ेगा। ठीक है, आखिर तुम अच्छा काम किया हो। लो ज़मीन की कागजात मेरे को लाओ। सुशीला रघु सेठ को ज़मीन की कागजात देता है और रघु सेठ सोचता है ऐसे ही लोगों को परेशान करने चाहिए। लोग परेशान हो गए तो मेरे घर में लक्ष्मी आएंगे। रघु सेठ उस खेत में बदले कुछ पैसा दे देता है। ये पैसा कुछ दिन के लिए खाना पीना सिर्फ होगा। रघु सेठ बहुत कम मूल्य में सुशीला से वो ज़मीन ले लिया। सुशीला भी वो जानती थी, लेकिन सुशीला धनी सेठ के खिलाफ नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि वही एक लोग था गांव में जो लोगों की रोजगार देता था। सुशीला पैसा लेके अपना घर चला जाती है। माँ, आपने ऐसा क्यों किया? वो लालची रघु सेठ को जमीन क्यों बेच दिया? पापा मना करके गए थे ना।
खेत न बेचती तो क्या करती मैं, और कितना दिन तक भूखा रहेंगे हम लोग। तुम्हारा पापा इस दुनिया में छोड़ के चली गई है, अब मेरे को संभालना है इस घर को। मुझे जो सही लगा मैंने किया। माँ, मैं तुम्हें रघु सेठ का घर काम करने नहीं देख सकता हूँ। मैं जाता हूँ शहर। मैं शहर जाऊँगा। मैं कुछ ही बड़ा तो जरूर करूँगा माँ। फिर मैं शहर से आकर वापस पापा की जमीन वापस करूँगा। संजीव शहर चला जाता है और सुशीला इधर रघु सेठ का खेत में काम करने लगता है। रघु सेठ जानता था कि कितना भी धन उसका तिजोरी में जमा करे, क्योंकि उसका बेटा राजेश पर्याप्त थे उस धन को एक सेकंड में ख़त्म करने के लिए। रघु सेठ गरीब असहाय मजदूर लोगों की तलाश कर रहा था। अब गांव में एक भी लोग नहीं बचा था रघु सेठ को अपना ज़मीन बेच सके, क्योंकि गांव की हर व्यक्ति का खेत अब रघु सेठ का पास था। गांव में हर लोग रघु सेठ का ऊपर निर्भर थे। रघु सेठ की दाना पानी से गांव के लोगों का खाना पीना चलता था। एक रात जब रघु सेठ सो रहा था तो उसी टाइम उसका बेटा राजेश तिजोरी खोलता है और पूरा पैसा चुरा कर ले लेता है। सुबह रघु सेठ जब अपना तिजोरी देखने के लिए जाता है, वो खाली तिजोरी देखकर हैरान हो जाता है। वो तुरंत सुजाता को बुलाता है। सुजाता जल्दी आओ। सुजाता उसके पास आती है। क्या हुआ, इतना क्यों चिल्ला रहे हो? देखो, कल रात चोरी हुई ये तिजोरी से 100 पैसा गायब है। लगती है तुम्हारा लाडला बेटा राजेश की ये काम है। कहाँ गया वो? जल्दी बुलाओ उसे। उसको तो मैं क्यों बुलाऊं उसे? सो गया है वो। आपका तो एक ही बेटा है, ले लिया तो क्या हुआ? एक दिन तो वही पैसा उसका होगा ना। कुछ दिन का बाद फिर पैसा आ जाएगा। तुम इतना टेंशन क्यों लेते हो? पर मेरे बेटे को एक भी सेकंड भी नहीं होगा वो खत्म करने के लिए। सुजाता का अपना बेटा राजेश से बहुत प्यार था। वो जानता था रघु सेठ कुछ बोलने से मेरा बेटा यदि घर छोड़ के चला जाएगा फिर क्या होगा। रघु सेठ भी और कुछ नहीं कर पाता है। अगला दिन रघु सेठ पैसे के लिए अपना ज़मीन को बेच देता है। ऐसे ही ये सिलसिला जारी रहता है। राजेश और रात रघु सेठ का तिजोरी से पैसा लूटता है और रघु सेठ का ज़मीन बेचकर पैसा रखता है। इसीलिए रघु सेठ पूरा खेत बेच दिया और रघु सेठ कांगल हो गया था। बस उसका पास ही केवल एक घर था जो गिरवी रखा था। रघु सेठ कांगल हो जाने से अब गांव के लोग को भी काम नहीं मिलता था। वो लोग भी गरीब का सामना कर रहे थे, क्योंकि लोगों के पास खेत था ना रोजगार था। सब लोग शहर तरफ पलायन करते थे अब और रघु सेठ को भोला बुरा बोलते थे। देखा सुजाता, तुम्हारा लाडला बेटा वर्ष हुआ कमाया धन एक झटका में खत्म कर दिया। अब बचाया यह घर, ये भी आज खाली करना होगा उसे। उसको मालिक आज इधर ही आ रहा है। अब मेरे बेटे की क्या गलती है? आप गलत तरीके से पैसा कमाया था और गलत तरीके से कमाया हुआ धन ऐसे ही गलत रास्ते से जाएगा। आप अपने कर्म का दोष मेरे बेटे को मत दीजिए। तुम्हारी कर्म का फल मेरे बेटे को एक जुआरी बना दिया। यदि तुम अच्छा काम करके पैसा लाया था तो आज तुम्हारा बेटा जाकर एक जुआरी नहीं बन पाता, वो एक अच्छा इंसान बन जाता। जैसे कर्म तैसे ही फल। मेरे को तुमसे ही बात करना ही बेकार है। कुछ ही देर में भोला का बेटा संजीव आता है। अरे संजीव, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ नहीं रहूँगा तो और कहाँ रहूँगा? इधर मैं इस घर का नया मालिक हूँ। आओ माँ आओ,
अंदर आओ, तुम्हारे घर ये कैसा संभव? जैसे हमारा खेत आपकी हो गई, ऐसे ही ये घर हमारा हो गया और यहाँ का भी सारी खेत भी हमारे है। पर तुम ये कैसे किया? जैसे ही तुम मेरी माँ को और इस गांव को मजबूरी का फ़ायदा उठाया, वैसे मैं भी तुम्हारा मजबूरी का फ़ायदा उठाया है। तुम्हारा बेटा सूरज वो जो जुआ खेल रहा था, जो हार रहा था, मैं उसका साथ ही खेल रहा था। मैं सब जीत रहा था, वो हार रहा था। सारी पैसा मेरा हो गया और ये गांव का सारा खेत भी मेरा हो गया और आज से इस घर भी मेरा ही है। जैसे सेठ जी, तुमने हमारी गरीबी का फ़ायदा उठाया है, सब ज़मीन हड़प लिया था। हमारा खेत का मूल्य सिर्फ 2000 रुपये था। जल्दी ये जगह खाली कीजिए, नहीं तो मेरे को पुलिस बुलाना पड़ेगा। रघु सेठ अपना बेटे और अपना पत्नी को लेके उस घर से चला जाता है। राजेश गांव वालों को जमीन वापस कर देता है और गांव के लोग का प्रिय हो जाता है।